वेलकम टू योर ओन चैनल रोड टू हिस्ट्री। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार फिर से मुखातिब हूँ आपसे हिस्ट्री ऑनर्स का एक नया टॉपिक लेकर। आज का जो टॉपिक है वो है डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। उत्थान और पतन जिंदगी का नियम है, और कोई भी साम्राज्य हो, कोई भी शासक हो, कोई भी व्यक्ति हो, जिसका उत्थान होता है उसका पतन भी होता है। अब ये पतन के कारण कई हो सकते हैं। यह भी एक तथ्य है कि कोई एक कारण कभी पतन का नहीं होता है। और अगर किसी साम्राज्य के बारे में बात करें तो कोई एक शासक या कोई एक व्यक्ति भी पतन का कारण नहीं होता है। हालांकि कुछ इतिहासकार हैं, जैसे महामहिम हरप्रसाद शास्त्री जी जो हैं, वो अशोक के नीतियों को मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार मानते हैं और कई आर्गुमेंट भी देते हैं। हम उनके आर्गुमेंट को भी देखेंगे और तहकीकात करेंगे, और फिर यह भी देखेंगे कि और कौन कौन से कारण थे जिसे मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। सबसे पहले अगर हम हरप्रसाद शास्त्री जी की बात करें, उनका कहना है कि जो नॉन वायलेंस की थियरी धम्मा में अशोक ने अपनाया, इस वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि उसने नॉन वायलेंस की थियरी अपनाई, लेकिन ये जो नॉन वायलेंस की थियरी है, ऐसा नहीं है कि कोई नई थियरी थी जिसको अशोक ने अपनाया था। यह नॉन वायलेंस का कंसेप्ट पहले से चला आ रहा था। उपनिषद में इसकी चर्चा है, बुद्धिज्म में चर्चा है, जैनिज्म में चर्चा है, और वहां तो एक्सट्रीम है। जैनिज्म में तो एक्सट्रीम है नॉन वायलेंस का कंसेप्ट, और आज तक जैनिज्म है। अगर नॉन वायलेंस का कंसेप्ट या नॉन वायलेंस की थियरी जिम्मेदार होती तो आज भारत में जैनिज्म नहीं होता। जैनिज्म अगर है, भारत में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि नॉन वायलेंस की थियरी उतनी जिम्मेदार नहीं है। हरप्रसाद शास्त्री जो दूसरी बात कहते हैं वो ये कहते हैं कि अशोक जो ब्राह्मण का एक गॉडिस फिगर था, समाज में उनका एक स्थान था, उसको खत्म करने का प्रयास किया। जो एक सोशल मिक्सिंग की बात अशोक ने शुरू की, अमित्सा की बात की, उससे ब्राह्मण नाराज हो गए, और ब्राह्मणों की नाराजगी जो है वो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार था। एक तीसरा आर्गुमेंट वो देते हैं, अशोक के द्वारा जो जुडिशियरी सिस्टम था, इसमें कंटक, शोधक और धर्मस्थ, दो यूनिफॉर्म न्यायालय जो बनाया गया, तो उनका कहना है कि जो एक जुडिशियल पावर था ब्राह्मणों के पास, जो एक प्रिविलेज था, वो समाप्त कर दिया अशोक ने। इस वजह से जो ब्राह्मण है वो नाराज हो गए, और ब्राह्मणों की नाराजगी, उनका रिएक्शन जो है वो मौर्य वंश के पतन के लिए जिम्मेदार था। एक और उनका आर्गुमेंट है धम्म महामात्रा की नियुक्ति। उनके अनुसार धम्म महामात्रा जो है वो धम्म के प्रचार के लिए नियुक्त किए गए थे, और धम्म जो है वो वैष्णविज्म से अलग धर्म था। इससे भी ब्राह्मण नाखुश थे। अब अगर हम पहले जुडिशियरी की बात करें, तो अशोक का ये कोई इरादा नहीं था कि वो ब्राह्मणों के जुडिशियल पावर को कर्टेल करे या उसे समाप्त करे। बेसिकली वो एक बड़ा साम्राज्य मौर्य साम्राज्य था, और उसमें एक यूनिफॉर्मिटी की जरूरत थी, और उस यूनिफॉर्मिटी के लिए एक यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम की जरूरत थी, इसलिए वो यूनिफॉर्मिटी लाया था। दूसरी बात, धम्म महामात्रा की जहां तक बात है, तो धम्म महामात्रा वाज ऑल्सो अ वेलफेयर ऑफिसर। वो वेलफेयर ऑफिसर भी था, वो सिर्फ धम्मा के प्रचार के लिए नहीं था।
और इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जितने भी बड़े पदाधिकारी थे, चाहे वो जुडिशरी में हो या धर्म महामात्रा हो, वो मैक्सिमम पहले ब्राह्मणों से नियुक्त किए जाते थे, बाद में क्षत्रिय से नियुक्त किए जाते थे। तो ब्राह्मणों का कोई जो प्रिविलेज था या पावर था वो कर्टेल नहीं हुआ। और जो हरप्रसाद शास्त्री जी कहते हैं कि ब्राह्मण इतने आक्रोशित हो गए कि जो अंतिम राजा था बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का, उसकी हत्या एक ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। लेकिन इस बात को हम मान भी लें कि एक ब्राह्मण ने हत्या की थी बृहद्रथ की, लेकिन हम ये भी कैसे नजरअंदाज कर दें कि ब्राह्मण रिएक्शन जो है वो अशोक के मृत्यु के इतने बाद क्यों दिखा। अशोक के टाइम में वो रिएक्शन दिखता, अगर अशोक से ही नाराजगी थी तो वो इतने बाद क्यों दिखा। दूसरी बात, ये कोई ब्राह्मणों का रिएक्शन नहीं था, बल्कि एक पावरफुल और एम्बिशियस सेनापति था जो पावर चाहता था। और चूंकि बृहद्रथ उतना मजबूत राजा नहीं था, तो यह एक महत्वाकांक्षा की बात थी, एक कॉन्स्पिरेसी थी। इसमें कोई ब्राह्मण रिएक्शन जैसा कोई चीज नहीं था। इसलिए हरप्रसाद शास्त्री जी का ये कहना कि अशोक की जो नीतियां हैं और उसकी जो ब्राह्मण विरोधी नीतियां हैं या नॉन वायलेंस की नीतियां हैं, इस वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, ये बहुत उचित नहीं लगता है। एक दूसरे इतिहासकार हैं निहार रंजन, उनका कहना है कि बैन ऑन समाजा, अशोक ने जो समाजों पर बैन लगा दिया, इस वजह से भी ब्राह्मण और एक दूसरे तबके नाराज हो गए। बेसिकली ये कोई रिलीजियस एफर्ट नहीं था। जो समाजाज थे, all the samajaj were center of conspiracy and mass sacrifices। और इन चीजों को रोकने के लिए जरूरी था कि उन पे बैन लगाया जाए। तो यह एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एफर्ट था। जानवरों को बचाना जरूरी था खेती के लिए, और कॉन्स्पिरेसी नहीं हो, ये इसलिए राजतंत्र में या किसी भी तंत्र में जो भी अथॉरिटी होगा वो इस बात का ध्यान रखेगा कि जो कॉन्स्पिरेसी के सेंटर हैं उनको बैन किया जाए। तो निहार रंजन की बात जो है वो बहुत उचित नहीं लगती है। एक और बात वो कहते हैं कि जो फॉरेन नेचर ऑफ द आर्ट ऑफ द मौर्य आउटबर्स्ट द इंडिजिनस आर्टिस्ट। तो अगर हम कहें कि नो डाउट बहुत सारे फॉरेन इन्फ्लुएंस से आर्ट एंड कल्चर डेवलप हुए थे, जैसे कि माना यह जाता है, जैसा मेगास्थनीज कहता है कि जो पाटलिपुत्र में महल था वो फॉरेन इन्फ्लुएंस से था। लेकिन यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति भी बनती है, तो ऐसा नहीं कि इंडिजिनस आर्ट को नजरअंदाज किया गया था। एक और इतिहासकार है H.C. रायचौधरी। उनका कहना है कि नॉन वायलेंस थियरी जो है अशोका की, वह साम्राज्य के स्ट्रेंथ को कम कर दिया, इस वजह से साम्राज्य का पतन हो गया। दूसरा आर्गुमेंट ये देते हैं कि जो राजकुमार थे, प्रिंस थे, उन लोगों को कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, जिस वजह से बाद के जो राजा हुए वो उतने कैपेबल नहीं हुए। अब इन दोनों बातों पर अगर हम देखें, नो डाउट अशोका ने नॉन वायलेंस की थियरी को अपनाया था, लेकिन वो एक्यूट नॉन वायलेंस की थियरी को नहीं अपनाया था। डेथ सेंटेंस पे बैन नहीं लगाया गया था, डेथ सेंटेंस कंटिन्यू था। आर्मी को डिसबैंड नहीं किया गया था। अभी भी अशोका 13वें शिलालेख में जो जंगल में रहने वाले आर्टविक्स हैं उनको थ्रेटन करता है। तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से अहिंसक हो गया था। वह एक ऐसा राजा था जिसको अपनी सेना की ताकत पर भरोसा था। तो साम्राज्य कमजोर हो गया नॉन वायलेंस के को अपनाने से, ये बहुत उचित नहीं लगता है। रही बात प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की, तो कुणाल जो राजकुमार था उसको तक्षशिला का गवर्नर बनाया गया था। यह गवर्नर बनाना एक तरह से पॉलिटिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना ही होता है। तो H.C. रायचौधरी जी का ये कहना कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, यह बहुत उचित नहीं लगता है।
रोमिला थापर कहती हैं कि साम्राज्य का 2 भागों में विभाजन हो जाना, एक भाग का राजा अशोक के बाद एक भाग जो है उसका राजा कुणाल था, दूसरे का दशरथ था, इसने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। नो डाउट डिवीजन से साम्राज्य कमजोर होता है, लेकिन यह निर्भर करता है कि जो राजा है वो कितना ताकतवर है, कितना कैपेबल है। अगर राजा कैपेबल है तो डिवीजन से जो कमजोरी आती है उसका कोई असर नहीं पड़ता है। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि जो ऑफिशियल्स थे उनकी बहाली, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आधार पर नहीं होती थी, इसलिए वो कैपेबल नहीं होते थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि उस काल में, प्राचीन काल में, जैसे आधुनिक समय में सिविल सर्विसेज जैसी कोई एग्जाम होती है, उस तरह का एग्जाम करवाना संभव नहीं था। लेकिन यह भी नहीं है कि एट रैंडम किसी को उठाकर ऑफिशियल बना दिया जाता था। उनका कुछ परीक्षण होता था, जैसे उपधा परीक्षण होता था। और उपधा परीक्षण जो है एक तरह से ऑनेस्टी का परीक्षण है। और अगर हम ध्यान से सोचें तो अगर कहीं करप्शन हमको नजर आ रहा है आज भी या पहले भी, तो इसका मूल कारण यह था कि ऑफिशियल ऑनेस्ट नहीं होते। और अगर ऑनेस्टी जो मूल मुद्दा है ऑफिशियल्स के लिए, कि अगर ऑफिशियल्स ऑनेस्ट होंगे तो सब कुछ ठीक चलेगा, अगर उसका चेक हो रहा है, उसकी टेस्ट हो रही है और उसके आधार पर अपॉइंट किया जा रहा है, तो ये कहना कि बिना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के या बिना किसी टेस्ट लिए हुए अपॉइंट किया जा रहा है ऑफिशियल्स को, इसलिए पतन हो गया, ये उचित नहीं जान पड़ता। E.G. गोखले और B.M. बरुआ, ये 2 इतिहासकार हैं जिनका कहना है कि रॉयल इंट्रिग, राज दरबार में जो कुछ कॉन्स्पिरेसी और षड्यंत्र हो रहे थे, इस वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। D.D. कौशाम्बी इकोनॉमी के आधार को लेकर आते हैं। उनका कहना है कि डिबेसमेंट ऑफ सिल्वर कॉइन और प्रोफेशनल्स पर टैक्स लगाना, ये दिखलाता है कि मौर्य साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। लेकिन अगर हम इस पर ध्यान दें, ध्यान से सोचें, तो इस समय जो कॉइन था पंचमार्क कॉइन था, और पंचमार्क कॉइन पर ईश्वर का नाम या कोई ईयर नहीं लिखा हुआ है। तो जो D.D. कौशाम्बी कहते हैं कि जो बाद के मौर्य राजा थे, अशोक के बाद के, उनके टाइम में डिबेसमेंट हो गया, यह निश्चित आधार पर नहीं कहा जा सकता कि कौन सा पंचमार्क कॉइन किसके पीरियड का है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम एक पल के लिए मान भी लें कि डिबेस किया गया बाद के राजाओं के द्वारा, यह भी तो हो सकता है कि व्यापार में बहुत वृद्धि हो गई हो, और व्यापार में वृद्धि हो गई हो और उतना चांदी नहीं हो कि चांदी के ही सिक्के बनाए जाए या पंचमार्क कॉइन बनाया जाए, और व्यापार के लिए ज्यादा कॉइन्स की जरूरत हो, करेंसी की जरूरत हो, तो ऐसे अवसर पर भी या इस वजह से भी डिबेसमेंट किया जा सकता है। तो ये दोनों पहलू हो सकते हैं। तो या तो हम मान लें कि ये पता नहीं कि कौन सा कॉइन किसके पीरियड का है, और अगर हम ये मान लें कि लेटर मौर्यन पीरियड का ही डिबेस्ड कॉइन है, तो हम इसको इस आधार पर भी देख सकते हैं कि मे भी व्यापार में वृद्धि हुई हो, इसलिए डिबेस करना पड़ा। यही बात प्रोफेशनल को टैक्स करने की, टैक्सेशन उन पर लगाने की। मौर्य साम्राज्य के पास एक बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी थी। पहली बार हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य में इतने बड़े पैमाने पर ब्यूरोक्रेट्स रखे गए और उनको कैश सैलरी दी जाती थी। इतने बड़े ब्यूरोक्रेसी को चलाने के लिए ज़्यादा टैक्स कलेक्शन की जरूरत थी, और जितने भी सोर्सेस थे टैक्स एक्सट्रैक्ट करने के, मौर्य साम्राज्य ने उनको एक्सप्लॉइट किया। तो प्रोफेशनल से भी टैक्स लिए गए। तो ये आर्थिक कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि वो आवश्यकता थी कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लिया जाए। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक आर्थिक कमजोरी की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इतिहासकारों के अनुसार फॉरेन इन्वेजन, एंटियोकस III
मौर्य साम्राज्य में बॉर्डर एरिया को इन्वेड करता है और पराजित भी करता है। तो इतिहासकारों का मानना है कि जो एक स्टेटस था, एक सिंबल था, एक ताकतवर साम्राज्य का सिंबल था मौर्य साम्राज्य का, वो इस पराजय से खत्म हो जाता है और यह भी एक पतन का कारण बनता है। तो ये अलग अलग रीजन्स बताए जाते हैं। अब अगर हम देखें तो एक बात ये भी देखी जाती है, इसमें कोई शक नहीं कि अशोका जो है वो नॉन वायलेंस की थ्योरी लेकर आया, पैटर्नल मोनार्की की थ्योरी लाकर आया। तो राजा का जो एक सिंबल था, एक स्टेटस था, जो एक मैटर ऑफ फियर था, वो समाप्त हो गया। एक काइंड हार्टेड राजा का फिगर वो लेकर आया। अशोक तो उसको मेंटेन करके रख सका, लेकिन उसके बाद के जो सक्सेसर थे वो उसको मेंटेन नहीं कर पाए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अशोक बहुत डोनेशन दिया, इस वजह से भी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। चलो इसको भी मान लेते हैं, लेकिन अगर बाद के उसके सक्सेसर थे वो कैपेबल थे, तो जो रिसोर्सेस थे वो नहीं थे और वो उतना डोनेशन नहीं दे रहे थे जितना कि अशोक दे रहा था, तो वो चाहते तो आर्थिक स्थिति सुधार सकते थे। लेकिन मुख्य मुद्दा ये था कि अशोक के बाद के जो सक्सेसर हुए वो उतने कैपेबल नहीं है। वीक सक्सेसर ऑफ अशोका रिस्पॉन्सिबल था इस मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए। पौराणिक जो पुराण से जो सोर्स है, 2032 बीसी से 185 बीसी तक 8 मौर्यन राजा हुए, जबकि 321 3 राजा हुए। तो 2032 से 185 के बीच में फ्रिक्वेंटली जो राजा बदल रहे हैं, ये इस बात को साबित कर रहा है कि अशोका के बाद जो सक्सेसर थे वो बड़े वीक थे, वो कंट्रोल नहीं कर पाए। और जब भी किसी साम्राज्य का सक्सेसर वीक होता है, किसी भी राजा का सक्सेसर वीक होता है, राजा कमजोर होता है, तो वो साम्राज्य को बहुत दिनों तक नहीं चला सकता है। किसी भी साम्राज्य को सही ढंग से चलाने के लिए एक कैपेबल, एक होशियार राजा की आवश्यकता होती है। नो डाउट ब्यूरोक्रेसी और उसके जितने भी असिस्टेंट्स हैं, सब की आवश्यकता होती है, लेकिन राजा का कैपेबल होना बहुत जरूरी होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य कैपेबल था, बिंदुसार कैपेबल था, अशोक कैपेबल था। इन लोगों ने बड़े अच्छे से चलाए, लेकिन अशोक के बाद के जो राजा हुए वो उतने कैपेबल नहीं थे, इसलिए मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो विभिन्न कारण जो है वो तो है ही, लेकिन अगर हम एक रिमार्क दें तो हम ये भी कह सकते हैं कि वीक सक्सेसर ऑफ अशोका वाज द रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching me. See you again with a new video.